मन में मैं कि कोई किसी चीज से भागना नहीं चाहता। भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई, मैं किसी भी चीज से भागना नहीं। मगर मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरोन्द्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी मंजूर, और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट। और मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अरे भाई, आप जरा देखिए कि नस्लीय हिंसाओं का इतिहास, मैं पूरा बताता हूं इतिहास, सब मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, MOS ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। मान्यवर, 1993 में दूसरी बार संघर्ष हुआ, मतई पंगल संघर्ष हुआ, 100 लोग मारे गए, वो भी 1 साल तक चला और राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया, बस, लोकसभा में नहीं। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। मुलाकात की किसी ने नहीं की, ना गृह मंत्री ने, ना MOS ने, किसी ने नहीं की। फिर इंदर कुमार गुजराल आए 97-98 में, कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, 1 साल तक संघर्ष चला। ये भी नस्लीय हिंसा है। मैं टेररिज्म की घटनाएं नहीं गिना रहा, नस्लीय हिंसा समझा रहा हूं। 1 साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए, और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। और मैं डे 1 से कह रहा हूं मान्यवर, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरी ड्यूटी है, मैं देश के प्रति जवाब दे हूं, संसद के प्रति जवाब दे हूं, विपक्ष के प्रति भी जवाब दे हूं, मैं आपको जवाब देने के लिए। मुझे बोलने नहीं देते हैं। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है मान्यवर? तो अब तो बोलने ही दोगे, अब तो बोलने ही दोगे दादा। मैं पहले की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं। और हमारे गोगाई जी कहते हैं मौन तोड़ने के लिए लाया गया। अरे भाई, मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए, हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं। हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है। सुनना है तो बता दूं, आप खड़े होकर कह दो बताओ तो मैं बता देता हूं, नाम सुनना है। मान्यवर, बाद में 2004 में मनमोहन सिंह जी थे, इबोबी सिंह जी थे, लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए, 1700 लोग एक तरफा वर्दी से। ऐसा वहां मानते, मैं नहीं मानता, मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं। वहां लोग मानते वर्दी से की हुई नस्ली हिंसा। 1700 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ढेर सारी SITयां बनी, मगर किसने जवाब दिया? कोई नहीं, एक चर्चा नहीं, ना MOS, ना मिनिस्टर। अब मुझे बताइए भाई, चिदम्बरम साहब थे और वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर, 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर, 3 दिन तक
लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। मान्यवर, भाई बैठ जाओ यार। कृपया आप इतनी चिंता करो कि मैं आसाम पर न जाऊं। मान्यवर, यूपीए के शासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेड लगाए जाते थे। 1 साल में 139 दिन से 30 दिन तक का ब्लॉकेड रहा, 5 साल तक ब्लॉकेड लगे। और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200 रुपये तक पहुंचे थे। हमने 28 दिन में पूरा काम पूरा कर रेलवे को वहां पहुंचाया है और अबाधित रूप से आज सप्लाई वहां पर चालू है और दामों को बढ़ने लगे अबाधित रूप से। और इतनी कठिन परिस्थिति थी कि कुकी एरिया में मतई ड्राइवर नहीं जा सकते थे। मतई एरिया में कुकी ड्राइवर नहीं जा सकते। हम आसाम से ट्रक भी लाए, ड्राइवर भी लाए, सेना को भी लगाए और जाकर दामों को हमने कंट्रोल करने का काम किया है। मान्यवर, मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हो, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मान्यवर, अब तक 152 लोग मारे गए। इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के जमाने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर, 152 लोग मारे गए हैं। इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में। आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करें, मैं बड़ा स्वागत करता हूं। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी? हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी। परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करिए। क्या आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे वहां की हो या यहां की, और जनता नहीं जानती है? जनता है सारा जानती है और पहचानती भी है। इसलिए मैं कह रहा था, अधीर रंजन जी चले गए, मैं
पॉलिटिक्स नहीं कर रहे तो मैं बताता रहा पॉलिटिक्स करें। मान्यवर, हमने लगभग 14,898 लोगों को अरेस्ट किया है और हर केस की एफआईआर 1106 एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। अब अंत में जो शर्मनाक वीडियो आया, मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। हमारे वीडियो 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ, किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा है। मान्यवर, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना ये सदन कर सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कर सकती है, यहाँ की ना वहाँ की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल, मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने डाल दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि अमित भाई, ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए, किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो ना जी। इंटेलिजेंस का सवाल नहीं था भाई, वहां उस वक्त इतने हुड़दंग में। एक मिनट, इंटेलिजेंस के पास नहीं आया, मगर आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? हाँ, दादा का काम टीवी में बताने का है। दादा का काम। मान्यवर, फिर भी मैं टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता। सुनिए ना भाई, मैं टाइमिंग में ज्यादा जाना नहीं चाहता। मान्यवर, वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी के पास भी था। अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। उस वक्त मान्यवर, मैं शांति के लिए किए गए प्रयासों को भी सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं। पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं चल रही? मान्यवर, मैं वहां 3 दिन रहा, 3 रात रहा। मेरे साथी नित्यानंद जी 23 दिन तक लगातार वहां रहे। एमओएस होम मिनिस्टर पहली बार नहीं, कोई गया ही पहली बार मैं ही गया हूं। अब तक कोई नहीं गया है। इतने सारे दंगे मैंने जो बताए, नस्ली इंसान, कोई नहीं गया है। एमओएस 23 दिन रहा है, 3 दिन में रहा। मान्यवर, हमने इस सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक आईपीएस और आईएएस अफसर भी है। मान्यवर, अध्यक्ष राज्यपाल महोदय को अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां पर प्रस्तापित किया है। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात थे, इसलिए हिंसा कम हुई है। बेहतर इंटर एजेंसी समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था, क्योंकि वहां बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, असम राइफल भी है, सेना भी है, मणिपुर पुलिस भी है। 5 सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था बना दी गई है और उसकी चेयरमैनशिप यहां से भेजे गए सुरक्षा सलाहकार के हाथ में है। इस घटनाक्रम के पीछे षड्यंत्र वाले जो 6 केस रजिस्टर किए, 6 के 6 केस पहले सीबीआई को दे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने और 11 केस सीबीआई को दिया है। इसके लिए भी एसआईटी
आज गठित हो गई है। मान्यवर, पीड़ित और पुनर्वसन पैकेज दिया गया है। सभी मृत्यु वालों को 10 लाख रुपया चुकाने का काम समाप्त हो चुका है। लगभग 30,000 मेट्रिक टन चावल रातों रात पीयूष भाई ने यहाँ से वहाँ भेजा है, जो अभी बांट रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं का अभाव न हो, इसलिए भारत सरकार की 8 टीमें अलग अलग एम्स से वहाँ कैंप के अंदर कर दी गई है। कोर्ट में मुकदमों में किसी की एक्स पार्टी सुनवाई न हो, इसलिए चारों प्रभावित जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा कर दी है, तो हाईकोर्ट में जाना नहीं पड़ता है, सबकी सुनवाई वहीं से हो रही है। बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गया है। घाटी में 98% स्कूलें खुल गई है, 80% उपस्थिति रहती है। 2% स्कूलों में कैंप चल रहे हैं, वो भी अब अस्थायी शेल्टर बनाने की शुरुआत हमने कर दी है। राहत सामग्री सुलभता से मिले, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं। और सुरक्षा की समीक्षा भी सप्ताह मैं यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से यूनिफाइड कमांड के साथ करता हूँ। गृह सचिव हर दूसरे दिन करते हैं और डीआई भी हर रोज करते हैं। मान्यवर, इतनी क्लोज वॉच के साथ वहाँ शांति बनाने का प्रयास चल रहा है। मैंने आगे कहा कि पुरानी सरकारों में किसी में 9 महीना हुआ, किसी में 1.5 साल हुआ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ मान्यवर, कम से कम समय में ये हिंसा को शांत करने का काम हम कर पाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। आज ये सदन जब तब सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मणिपुर के अंदर भाई ये बहुत यार बाद में पूछो ना, बाद में पूछो, बैठ जाओ प्लीज। मान्यवर, मान्यवर, दूसरी बात यह है कि साहब ऐसे नहीं होती चर्चा। आपको मौका में देंगे, पूरा मौका देंगे आपको, माननीय गृह मंत्री। मान्यवर, सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ बनाने का काम शुरू हो चुका है। बाकी बाढ़ का सर्वे हमने और गति से चालू किया है। बायोमेट्रिक्स लेने की गति भी हमने बढ़ा दी है। और मैं इस सदन के माध्यम से मणिपुर के दोनों समुदायों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता करिए। अभी हम मतई समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूं। कुकी समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, आज भी की थी, मैं स्वयं कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि साथ में बैठकर, भारत सरकार के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। अफवाहों से ज्यादा अविश्वास का वातावरण हुआ है। भारत सरकार की जरा भी मंशा नहीं है कि वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए। घुसपैठ को भी हम रोकेंगे। हमने राजद्वारी तरीके से म्यांमार के साथ भी बात की है और हर प्रयास हम करना चाहते हैं जो हम कर पाते हैं। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये विषय ऐसा है जिसमें किसी की जान गई है, किसी का सम्मान गया, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। वो व्यक्ति हमसे कितना भी दूर रहता हो, मगर भारत का है और इसके प्रति हम सबके मन में, पूरे सदन के मन में संवेदना होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इस शांति की अपील में मेरी बात रखने के बाद सदन के दोनों ओर के सदस्य शांति की अपील में जुड़ेंगे। मैं बाकी सबका तो भरोसा नहीं दे सकता, मगर एनडीए के सारे सदस्य तो जुड़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। मान्यवर, अब मैं थोड़ा इन लोगों ने जो पॉलिटिकल बात करी है इसका भी जवाब देना चाहता हूँ। जो अब तक चर्चा हुई इसमें पॉलिटिकल जो बात हुई, गौरव गोगोई जी ने मणिपुर के नस्ले हिंसा, इसके ढेर सारे बात की, आंकड़े बताए। मैं आपके माध्यम से श्री गौरव गोगोई को कहना चाहता हूं और रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा धार्मिक और नस्लीय दंगे किसी के शासन में हुए हैं तो श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में हुए। अब
बताना चाहता हूं अब मैं असम में 15 फरवरी से 27 मार्च 1983 750 लोग मारे गए। आंध्र प्रदेश 6 दिसंबर 1990 से 91 हैदराबाद 143 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश 13 अगस्त 1980 मुरादाबाद 2 ही दिन में 1000 लोग मारे गए मान्यवर। उत्तर प्रदेश 18 मई से जुलाई 23 1927 मेरठ 187 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश 7 से 31 दिसंबर अलीगढ़ 112 लोग मारे गए। मान्यवर गुजरात फरवरी 18 से जुलाई 31 1985 206 लोग मारे गए। झारखंड 183 लोग 67 में मारे गए। मान्यवर पश्चिम बंगाल 16 मार्च 1964 राउरकेला कलकत्ता 1000 से अधिक लोग मारे गए। बिहार जमशेदपुर 120 लोग मारे गए। मान्यवर मैं ये इसलिए बताता हूं, मैं ऐसा सुनो ना, मैं यही कहना चाहता हूं, सुने ना, मैं यही कहना चाहता हूं कि तो शांति के अपील में सहयोग धमकी से मानोगे? ऐसा करोगे कि मैं पढ़ूंगा तो शांति में सहयोग नहीं दोगे, ऐसा कहना चाहते हैं? शांति की अपील और इसका क्या लेन देन? मैं तो राजनीतिक जवाब दे रहा हूं आपका। मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दंगे हर बार हुए, मगर दंगों को हमने कभी पार्टी के साथ नहीं जोड़ा। हमने कभी दंगों का जवाब देते हुए किसी गृह मंत्री को नहीं रोका है। हमने कभी सदन को बैन में नहीं लिया है। हमने कभी 15-15 दिन तक सदन की कार्यवाही को समाप्त नहीं किया है। हमने करा है तो विपक्ष में रहते हुए भी शांति की अपील का समर्थन किया है, शांति का समर्थन। माननीय अध्यक्ष जी, अभी गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि संस्थाओं को टार्निश किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन तोड़े जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हंसराज खन्ना को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को बाईपास कर श्री हंसराज खन्ना को जज बनाया गया और बाद में अपने मुकदमे में स्टे लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, सीएजी को सरकारी कामकाज से, सीएजी को सरकारी कामकाज से दूर रखने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया। जेएनयू पर ताला लगाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। यूपीएससी जैसी स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्था को, इसके अधिकारों को छीनने का काम इंदिरा गांधी जी ने कहा। भैया, आपको इतिहास मालूम नहीं है? मान्यवर, मुझे मालूम है शांति की अपील तक ये नहीं बैठेंगे, शांति की अपील तक ये नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको शांति नहीं करना है। ये भी वॉकआउट कर जाएंगे, देखिए, ये वॉकआउट कर जाएंगे। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि हमने सरकार गिरा दी। सुप्रिया जी, सबसे पहली सरकार महाराष्ट्र में किसी ने गिराई तो श्रीमान शरद पवार जी ने गिराई थी, और वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर भारतीय जनसंघ का समर्थन लेकर वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं। मान्यवर, मान्यवर, नहीं दीजिए मान्यवर, इनका जवाब सुन लीजिए। सर, जोशी जी उसके कन्वीनर थे। नहीं, कन्वीनर मुख्यमंत्री कौन बना? सत्ता किसने भोगी?
सत्ता का सुख किसने प्राप्त किया? शरद पवार जी ने किया। उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। मान्यवर तरुण गोगोई जी ने चीन की बात निकाली। गौरव गोगोई जी ने चीन की बात निकाली। मान्यवर मोदी जी तो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय मीटिंग में चीन के राष्ट्राध्यक्ष को मिले थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर मोदी जी ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे नहीं लगाए थे, जिससे 62 जैसी हार का करारी हार का सामना करना पड़ा। और श्री जवाहरलाल नेहरू जी तो इसी सदन में आकाशवाणी पर बोल गए थे, बाय बाय आसाम। ये तो हमारे सेना के जवानों ने आसाम को बचाया मान्यवर, और चीन ने एक तरफा समाधान किया तब बचा। मान्यवर 2008 में बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल में चीनी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग की साथ में समझौता हस्ताक्षर किसने किया था? कौन था वहां? कौन था? और ये हमें सवाल पूछ रहे हैं। मान्यवर चीनी दूतावास की वेबसाइट पर एक तस्वीर है जिसमें ओलंपिक में चीनियों की मेजबानी से किए जा रहे गांधी वाड्रा परिवार की एक पूरी तस्वीर है, जिसमें पूरा मैच खाने की चीजों से भरा है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संवाद या गोष्ठी नहीं थी। मान्यवर अभी अभी एक न्यूज लिंक का खुलासा हुआ है, न्यूज क्लिक का खुलासा हुआ है। अब न्यूज क्लिक ये सारे लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि हमें गाली बोलते हैं, मोदी जी को सवाल पूछते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, कुछ इनपुट्स भी देते हैं, कुछ वहां से ली हुई चीजों को फॉरवर्ड भी करते हैं, सबके सब है, पूरा यूपीए का गठबंधन है मान्यवर। परंतु ये न्यूज क्लिक किसके पैसों से चलता है? चीनी एजेंसी के पैसों से। और मान्यवर ये हमें सवाल पूछे। मान्यवर अभी भाई एक मिनट, अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे, क्या प्रॉब्लम था भाई? नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बयान, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं, कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे, इन्होंने भी नाम बदल दिया। मान्यवर बोफोर्स, एक मिनट भाई, बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर फ्रंट सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? अब साहब इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूं, हमें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में
हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना चाह पड़े, सीना तान कर मैदान में जाए। मान्यवर, एनडीए ने स्थिरता दी, 10 साल तक स्थिरता दी है। 30 साल से कांग्रेस ने 30 साल कोई सरकारों को चलने नहीं दिया। चंद्रशेखर जी को सबसे पहले, चरण सिंह जी को समर्थन दिया सरकार, फिर चंद्रशेखर को समर्थन दिया सरकार, देवगौड़ा को समर्थन दिया सरकार। इनकी फितरत मान्यवर अस्थिरता है। मोदी जी ने, एनडीए ने, भाजपा ने देश को स्थिर शासन दिया है, इसलिए देश विकास है। मान्यवर, मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश के बच्चे में मान्यवर देशभक्ति का संस्कार सिंचित करने का काम। मान्यवर, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने देश के एक एक जन के मन में देश के प्रति सम्मान और सुनहरे भविष्य की आशा को निर्मित करने का काम। मान्यवर, शताब्दी के लक्ष्य तय किए है मोदी जी ने, शताब्दी के लक्ष्य तय किए हैं और आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होते ही 15 अगस्त को अमृत काल शुरू होगा। 25 वर्ष के अंदर हर क्षेत्र में भारत को विश्व में नंबर 1 बनने का लक्ष्य मिलते हैं। और मैं इनको कहना चाहता हूं, आपको अविश्वास है, जनता को विश्वास। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भी अगर आप जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर नहीं जाएंगे, ऐसे गलत मुद्दे लेकर जाएंगे तो वहीं बैठना पड़ेगा, आपको कितना भी बुरा लगे। मान्यवर, मैं आज इस सदन के अविश्वास की प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से देश की जनता को करबद्ध विनती करना चाहता हूं कि देश को आगे ले जाना है। भारत को ऐसे मोड़ में लाकर मोदी जी ने खड़ा किया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आजादी के अमृत वर्ष में हम सब ने शताब्दी में भारत कैसा होगा इसका संकल्प लिया है। संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के ये 25 साल है। एक 5 साल मोदी को दे दीजिए, आने वाले दिनों में भारत विश्व के सब क्षेत्रों में 1 नंबर का देश बनेगा। अंत में मान्यवर, मैं फिर से मणिपुर में दोनों जूथों को, दोनों कम्युनिटी को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हिंसा छोड़ दीजिए, भारत सरकार के साथ चर्चा में आइए, अकेले चर्चा करते ही इसकी जगह साथ चर्चा करिए, रास्ता निकालिए और फिर से हम खुशहाल मणिपुर जल्द से जल्द बनाइए, यही मेरी अभ्यर्थना है। माननीय सदस्यगण।